नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आप सबने सुना होगा यूरोपियन यूनियन ने एक ग्रीन डील साइन किया था, जिसके अंतर्गत वो वचनबद्ध है 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए। और इसी के अंतर्गत उन्होंने यूरोपियन कमीशन ने एक प्रपोजल निकाला है। तो इसके अंतर्गत वो सस्टेनेबल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो एक टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन बना रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी सस्टेनेबल होगी, कौन सी नहीं होगी। सिंपल शब्दों में एक लिस्ट है जिसमें कौन सी एक्टिविटीज को कहा जाए कि हाँ ये सस्टेनेबल है, कौन सी एक्टिविटी को कहा जाए कि नहीं ये सस्टेनेबल नहीं है। तो इसी में इन्होंने नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी को सस्टेनेबल की कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, इसका काफी विरोध भी हो रहा है, क्लाइमेट साइंटिस्ट के द्वारा हो रहा है, एनजीओज के द्वारा हो रहा है। लेकिन बहुत हाई चांसेस हैं कि ये प्रपोजल पास हो जाएगा। एंड क्या है ये प्रपोजल, क्या होता है ग्रीन वॉशिंग, आज की इस क्लास में इन सब पर हम चर्चा करने वाले। तो आप न्यूज में देख सकते हैं, काफी ज्यादा इसको कवर किया जा रहा है। यूरोपियन कमीशन डिक्लेयर्स न्यूक्लियर एंड गैस टू बी ग्रीन। आप देख सकते हैं, बहुत ही रेप्यूटेड जगह से ये न्यूज आया है। तो ऐसे कई न्यूज आपको मिलेंगे अगर आप यूरोपियन न्यूज को फॉलो कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में इसी को हम जानने वाले हैं, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक पाथ फाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा हम स्पेशल ऑफर रन कर रहे हैं। तो एक साल की जो जीएस एंड ऑप्शनल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है वो है 49,965 रुपीज, और साथ में 3 महीने की एक्सटेंशन भी है। दोस्तों, ये प्लस कॉम्बो मिल रहा है, यानी कि आप अगर देखें तो आप 54,694 रुपए सेव कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त सेविंग है, इतनी तक की सेविंग आप कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर KC10 कोड यूज करें, क्योंकि जब आप एक कोड यूज करते हैं 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन में, तो आपको मेरे ओर से कुछ स्पेशल मिलता है। वो क्या है? हैंड होल्डिंग मेरे द्वारा। और साथ ही साथ जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है, और बेस्ट मेंटरशिप आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ दोस्तों, लोन की भी फैसिलिटी है, 0% EMI पर हम दे रहे हैं। तो वहां पर भी आप लोन की भी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम न्यूज की बात करें तो आप जैसा देख सकते हैं, ईयू ग्रीन डील के बारे में हमें सबसे पहले चर्चा करना होगा, क्योंकि ये जो कैटलॉगिंग हो रही है इसकी शुरुआत कहां से हुई है? इसकी शुरुआत, ये टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की शुरुआत होती है इस ईयू ग्रीन डील से। तो होता यूं है दोस्तों, दिसंबर 2019 में यूरोपियन यूनियन एक क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आती है, जिसका नाम रखा जाता है यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, बाकी नाम से आपको पता चल रहा है ग्रीन डील है तो कुछ होगा क्लाइमेट के लिए ही। तो इसमें अगर आप देखें तो मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाए बाई 2050। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट्स इनको अचीव करना है। क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इनका नेट जीरो एमिशन होगा, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उतना ही कैप्चर भी करेंगे बाई 2050। यानी कि क्लाइमेट चेंज के लिए एक्स्ट्रा CO2 2050 के बाद CO2 या एनी अदर ग्रीन हाउस गैस ये नहीं रिलीज करेंगे, ऐसा इनका प्रॉमिस है। तो इसके साथ यूरोपियन यूनियन पहला मेजर एमिटर हो गया जिसने की क्लाइमेट न्यूट्रलिटी टारगेट दुनिया के सामने रखे बाई 2050। तो वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री था। ये किसका हिस्सा है? यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील के ही तहत इन्होंने रखा। दूसरा, इन्होंने प्रॉमिस किया कि बाई 2030 इनकी जो एमिशन है, पेरिस अग्रीमेंट में इन्होंने कहा था कि 1990 लेवल से 2030 तक इनकी एमिशंस में 40% तक की रिडक्शन आएगी। ये बढ़ा के इन्होंने कहा कि हम 50 से 55% तक रिडक्शन लेकर के आएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये सब करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, सर्कुलर इकोनॉमी लानी है, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने की है कि इकोनॉमिक इस ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन होना है इसको फाइनेंस करना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करवानी है, इंडस्ट्री को मोबिलाइज कराना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट अगर मैं आपसे पूछूं इसका लब्बो लुबाब क्या है, बॉटम लाइन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो बताना तो होगा ना इंडस्ट्री को कि ये एक्टिविटी सस्टेनेबल है, ये नहीं सस्टेनेबल है। कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन के हैं उनको बोलना होगा कि तुम अपने देश में इन एक्टिविटीज को प्रमोट करो, इन एक्टिविटीज को मत करो। तो यानी कि सबसे पहले तो एक टैक्सोनॉमी बनानी होगी, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना होगा कि कौन सी एक्टिविटी सस्टेनेबल है, कौन सी एक्टिविटी सस्टेनेबल नहीं है। तो यही टैक्सोनॉमी को यूरोपियन यूनियन बनाने वाली है, और यह काम यूरोपियन कमीशन कर रही है। तो यूरोपियन कमीशन ने एक प्रपोजल दिया है, प्रोपोज्ड टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन रखा है। ये जो प्रोपोज्ड टैक्सोनॉमी है उसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है
यूरोपियन कमीशन ने कहा है कि वो गैस को और न्यूक्लियर को दोनों को इंक्लूड करेंगे विद इन द कैटेगरी ऑफ ग्रीन। क्या मतलब, कैसे? तो आइए इसको समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो गैस प्लांट होंगे दोनों में कैवियाट है, यानी दोनों में एक बड़ा सा इफ लगा हुआ है। और इससे पहले आगे बात करें इस चीज की, आपको बता दूं जो एनर्जी सोर्सेज है 2020 में यूरोप की आप देखेंगे तो ऑयल एंड पेट्रोलियम से काफी ज्यादा रिलायंस है, 37-38% है। नेचुरल गैस की भी 20-22% है। सॉलिड फॉसिल फ्यूल एंड अन्य सोर्सेज भी हैं। न्यूक्लियर की बात करें तो ऑलरेडी वहां पे 11-12% एनर्जी न्यूक्लियर से आ रही है और रिन्यूएबल एंड बायोफ्यूल से भी ठीक ठाक 15-17% आ रही है। तो इसी में अगर आप देखें तो जो यूरोपियन कमीशन ने एक इफ के साथ कहा है कि गैस एज वेल एज न्यूक्लियर इज ग्रीन, तो वो इफ क्या है आइए उसको जानते हैं। तो गैस प्लांट्स को कहा जाएगा दे आर ग्रीन एनर्जी इफ दे प्रॉमिस बाय 2035 कि वो बायोमास या हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी सिस्टम पर स्विच कर जाएंगे। यानी कि ये पावर प्लांट्स यदि कहें कि ये लो कार्बन या रिन्यूएबल एनर्जी गैसेस लाइक बायोमास और हाइड्रोजन पर बाय 2035 स्विच कर जाएंगे, तो ऐसे पावर प्लांट्स को भले आज गैस से चल रहे हैं, इनको हम ग्रीन की कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो ये भी तभी ग्रीन कहलाएंगे यदि वो ये प्रॉमिस करें कि वो सेफली रेडियो एक्टिव वेस्ट जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट होता है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं इन प्रकार के कंटेनर्स में डाल के इनको मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और इस प्रकार से ये जो पिट भी बनाया गया है इसकी भी प्रॉपर तरीके से इसको भी सील किया जाता है कंक्रीट से और अलग अलग तरीकों से। तो इस प्रकार से इनको जो सेफली डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन आपको कहना चाहूंगा वर्ल्ड वाइड आज तक ऐसा कोई डिस्पोजल साइट नहीं है जो परमानेंट हो और हमेशा के लिए सेफ हो, ये गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है। तो इसीलिए काफी ज्यादा इशू उठ रखा है कि भाई कैसे आप गैस को न्यूक्लियर को आप इस प्रकार की ग्रीन की कैटेगरी में डालोगे। तो क्या गैस की अगर हम बात करें, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो क्या वो सच में एक ब्रिज है? तो कहा क्या जा रहा है, यूरोपियन यूनियन का कहना क्या है कि 2035 तक आज भले हम हमारे जो कन्वेंशनल फ्यूल्स हैं वो कोल पे चल रहे हैं, ऑयल पे चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 2035 के बाद इनको हम कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करवा दें। जैसे क्या हो गया सोलर, विंड, हाइड्रो, इन सब पर स्विच करा दें। लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ये क्या है, ये एक ट्रांजिशन है ना कोल से रिन्यूएबल एनर्जी का। लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इस ट्रांजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए एक ब्रिज चाहिए, यानी एक ब्रिज फ्यूल चाहिए और इसके लिए गैस एंड न्यूक्लियर बड़े आइडियल ब्रिज होंगे। तो इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यूरोपियन यूनियन का कहना है कि गैस एंड न्यूक्लियर आर ब्रिज टू रिन्यूएबल एनर्जी। वही जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये ब्रिज नहीं है साहब, ये वॉल है, ये आपको कभी रिन्यूएबल एनर्जी के तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो आइए सबसे पहले क्वांटिटेटिव तरीके से एक एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें अगर हम मीथेन की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो 20 साल का जो टेन्योर है, 20 ईयर जो पीरियड है, उसमें 1 यूनिट ऑफ मीथेन कंपेयर टू 1 यूनिट ऑफ CO2 86 टाइम्स ग्रेटर हीट एब्जॉर्ब करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो 86 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है कंपेयर टू CO2। तो जाहिर सी बात है कोल के ऊपर गैस का ऐसा कोई एडवांटेज तो नहीं है। नंबर 2 अगर आप देखें, क्योंकि गैस भी बर्न करोगे, मीथेन है भले थोड़ा कम है लेकिन CO2 तो पहुंचाएगा, बट मीथेन का जो गैस होता है जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं, जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो इस दौरान बहुत ज्यादा मीथेन का रिलीज होता है, बहुत ज्यादा मीथेन लीक करता है और ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाता है। और ये मीथेन क्या होगा जब ये डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में जाएगा तो 86 टाइम्स ग्रेटर ग्लोबल वार्मिंग कराएगा। और जब बर्न होके भी एंड में तो उसे एटमॉस्फेयर में ही जाना है ना, मीथेन भी जब बर्न होगा तो ये भी तो CO2 तो जनरेट करेगा ही, तो भी ग्लोबल वार्मिंग तो होनी ही है। जहां तक बात है, अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, तो बाई गैस आप देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, मीथेन है। 16% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन अगर आप देखो तो एटमॉस्फेयर में कौन है, वो मीथेन है। तो इसीलिए कई साइंटिस्ट और कई इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये ब्रिज नहीं है, ये एक प्रकार का वॉल होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं
आप आज के टाइम में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है उनके लिए सोलर एनर्जी पर स्विच करना, उनके लिए विंड एनर्जी पर स्विच करना, क्योंकि सोलर और विंड आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं। अब वो टाइम नहीं रहा जब आप कहें कि सोलर एंड विंड आर नो लॉन्गर कॉम्पिटिटिव। इंडिया में देख लीजिए, जो सोलर से बिजली बन रही है 1.99 रुपीज़ पर यूनिट के कॉस्ट में, आज के टाइम में लेटेस्ट जो मुझे याद आ रहा है 1.99 रुपीज़ पर यूनिट के कॉस्ट में जनरेट हो रहा है। तो सोलर एनर्जी आर हाईली कॉम्पिटिटिव। आप कहीं ना कहीं सोलर एनर्जी में जो फैसिलिटेशन हो रहा है आप उसको रोक दोगे इस प्रकार के ब्रिज के कंसेप्ट को लाके। तो क्या कहा जा रहा है, तो इसी में मायड मैगिन्स जो कि यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज रह चुकी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यूरोपियन कमीशन ग्रीन वॉशिंग नहीं कर रहा है, हम तो गैस एंड न्यूक्लियर को ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स कह रहे हैं। हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सब कहानी बस 2035 तक है, और न्यूक्लियर के केस में तब तक है जब तक वो गारंटी करे कि ये सेफली पोल्यूटेंट को, जो वेस्ट हो रहा है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है, जब तक वो सेफली डिस्पोज कर रहे हैं। तो इनका तो साफ साफ कहना है कि हम तो ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स की कैटेगरी में ही डाल रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। ग्रीन वॉशिंग का क्या मतलब हुआ, तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब हिंदी में व्हाइट वॉशिंग आप समझते हैं, घर के बाहर अंदर व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो पोतना, लीपा पोती हिंदी में कहते हैं जिसको हम। तो ये एक प्रकार की लीपा पोती है, यानी कि ऑयल को इस प्रकार से रीपैकेज कर दो, ऑयल को, गैस को, या फिर जो भी जो कि इन्वायरमेंटली डिटोरिएटिंग चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट को खराब करती हैं, उन चीजों को ऐसा रीपैकेज करो, उनमें ऐसी लीपा पोती करो कि वो दुनिया को लगने लगे कि ये ग्रीन है ना। तो वही है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो थंबनेल में भी आपको इमेज दिखा होगा, तो वही चीज आपको दिख रहा है। ये क्या है, ये ग्रीन वॉशिंग वाला लीपा पोती है। नॉर्मल न्यूक्लियर प्लांट है, उसका चिमनी है, ऑयल बेस्ड है, तो उनपे लीपा पोती हो गई और ये क्या बन गया, ग्रीन बन गया। आज से बस, भले ही ये कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एटमॉस्फेयर को ग्रीन हाउस गैसेस दे रहा है, लेकिन बस कह रहे नहीं नहीं साहब ये तो ग्रीन है, ये तो ग्रीन है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रीन वॉशिंग। तो ये कहने कि हम ग्रीन वॉशिंग का हम पे इल्जाम मत लगाइए, मैड मैगिन्स का कहना है। इनका कहना है कि देखिए, हम तो ट्रांजिशनल एनर्जी सोर्स बना रहे हैं, 2035 पे हम शिफ्ट कर जाएंगे इंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि सोलर विंड टाइप की होगी या फिर लो कार्बन एनर्जी होगी, उस पर हम स्विच कर जाएंगे। लेकिन एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं लाइक क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप या फिर क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस काफी ज्यादा लेकिन इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। जो भी है, क्लाइमेट साइंटिस्ट भी इसके खिलाफ हैं, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप भी इसके खिलाफ है, और भी अन्य कई एनजीओज हैं जो इसके खिलाफ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, यूरोप में ना दो फैक्शन बट रहा है कि अब ये गैस और न्यूक्लियर दोनों को तो एब्जॉर्ब करना है, ये ब्रिज फ्यूल गैस एंड न्यूक्लियर होने वाला है। तो जहां तक बात है, यहाँ पे दो फैक्शन है, एक फ्रांस के द्वारा लेड है, एक जर्मनी के द्वारा लेड है। जर्मनी कह रहा है कि भाई हमें प्रो गैस पर मूव करना है, और फ्रांस कह रहा है कि हमें प्रो न्यूक्लियर पर मूव करना है। क्योंकि फ्रांस की बात करें तो उनकी बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, वो एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन सब में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए फ्रांस हमेशा से 70% ऑफ एनर्जी फ्रांस की न्यूक्लियर से ही आती है। तो वो तो कहता है कि हमारे पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, उनके पास ऑलरेडी वो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं बहुत बढ़िया मार्केट यूरोप में उनको मिलेगा अगर वो पूरे यूरोप को स्विच करवा दे न्यूक्लियर पे। वहीं जर्मनी के यहाँ गैस बेस्ड प्लांट्स हैं, तो वो दुनिया को गैस को अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं, यूरोप को गैस को अडॉप्ट करवाना चाह रहे हैं। हालांकि ये सारी कहानी इस रशिया यूक्रेन क्राइसिस के पहले की थी, उसके बाद अब कहानी बदलेगी। मुझे ऐसा सुनने में आया है, काफी जगह पे पढ़ा है कि अब जर्मनी भी, कुछ साइंटिस्ट उनके भी प्रो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी अब एनर्जी सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बातें करने लगे हैं। तो ये सब ग्रीन वॉशिंग ही है एक प्रकार का, सब कुछ यहाँ पे एक प्रकार का ढकोसला है। एंड ऑफ द डे एवरी कंट्री वांट्स टू एंश्योर कि उनकी जो नेशनल इंटरेस्ट है, उनकी जो सेल्फ इंटरेस्ट है, वो सिक्योर करना है। अगर इसी को मैं आईआर के शब्दों में कहूं तो इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट एक टर्म है, आपके लिए सर्च कीजिएगा, आंसर में गिराइएगा, इनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। इंडिया भी वही करती है, वैसे आपको कहना चाहूंगा। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है यूरोपियन कमीशन ये टैक्सोनॉमी प्रपोजल ला चुकी है एंड इसको 27 ईयू मेंबर स्टेट और यूरोपियन पार्लियामेंट दोनों ही रिव्यू करेगी। तो ईयू के एग्जीक्यूटिव ने इसको डेलीगेटेड एक्ट की तरह मूव करवाया, जैसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वैसे ही। तो फास्ट ट्रैक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, तो इसको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिजेक्ट करने के लिए 20 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज
को रिजेक्ट करना होगा, या फिर मेजॉरिटी ऑफ ईयू लॉ मेकर्स इन यूरोपियन पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट करें, तभी ये रिजेक्ट होगा। इन शॉर्ट रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो मोस्ट लाइकली ये जो टैक्सोनॉमी है ये कंटिन्यू होने वाली है 2035 तक। यूरोप कहेगा कि गैस एंड न्यूक्लियर बोथ ऑफ देम आर ग्रीन एंड दे आर पार्ट ऑफ द ब्रिज फ्यूल। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी के बारे में कुछ भी प्रिपरेशन जर्नी से लेकर सब्सक्रिप्शन से लेकर लेटेस्ट ऑफर्स तक यदि कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर से जुड़ सकते हैं। काउंसलर का नंबर ये रहा, उनको बस KC10 कोड बताइएगा, आपको मेरी एडिशनल मेंटरशिप भी मिलती है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके सिवा अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है मार्च 27 को, जरूर इसका हिस्सा बने। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रन कर रहे हैं, सारे एलिजिबल एस्पिरेंट्स के लिए फ्री है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मॉक इंटरव्यू है एंड प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट भी आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू पैनल है हमारा एंड इन सभी के नॉलेज के द्वारा आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो अनअकैडमी लाइट प्रीलिम्स एंड सीसैट है, 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज है, आप हिस्सा ले सकते हैं। 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है। प्रीलिम्स एंड सीसैट हम दोनों कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में। तो 28 टेस्ट, 56 टेस्ट, 2 प्रकार के टेस्ट हैं, इनका हिस्सा बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन है, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ये सब कुछ आपको मिलता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। तो 1 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है 46,791 रुपीज, लेकिन इससे 3,000 रुपए ज्यादा में आपको हम कॉम्बो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्बो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें प्लस GS भी है और ऑप्शनल भी है और 3 मंथ की एडिशनल सब्सक्रिप्शन है। आइकनिक की 1 साल की कीमत है 67,041 और ऑप्शनल की 1 साल की कीमत है 24,750। तो इनका हिस्सा बने, यूज कोड KC10। UPSC बैचेस भी हैं, मार्च 23 से स्टार्ट हो रहे हैं, इनका हिस्सा जरूर बने। साथ ही साथ अनअकैडमी स्टोर है दिल्ली में, अगर अब तक विजिट नहीं किया तो अब जाएं, जरूर जाके विजिट करें। और बाकी जब भी अनअकैडमी आए, यूज कोड KC10 फॉर गाइडेंस एंड मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।